Hello students, welcome in the online classes of Cambrian School Kalayat. As you know, we are on second lesson of आर्थिक शास्त्र of 10th क्लास। आज हम 10th क्लास का आर्थिक शास्त्र का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक। आज हम इसमें आर्थिक कार्यों के जो क्षेत्रक है उसके विषय में पढ़ेंगे। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती और कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? उन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाए और इन समूहों को अक्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधनों में प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती, ये एक मौसमी फसल है और कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न की पूर्णता जो प्रकृति जैसे जो कारक है, जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। हम इसमें सबसे पहले क्या है, जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है उसके विषय में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, इनके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या है, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों में कार्य लोगों के आधार पर अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों पहला क्या है, प्राथमिक, दूसरा क्या है, द्वितीयक और तृतीयक। में बांटा जाता है। कहने का अर्थ है, जो हमारी आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को कितने तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, उनसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक। अब हम सबसे पहले जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये लोग प्राकृतिक
प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन की गतिविधियों लगे होते हैं। जैसे कृषि करना, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना, आदि। मतलब कहने का अर्थ है जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र हैं, आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है ये लोग प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन की गतिविधियों, जो हमें प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं मिली हैं उनकी गतिविधियों में लगे होते हैं। जैसे मानव द्वारा जो हस्तक्षेप, कृषि करना, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना आदि। और वे क्या है, जो उत्पादक जो प्राकृतिक चीजों का उत्पादन करने में लगे हुए हैं उन्हें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक कहते हैं। जैसे कि मतलब जो प्रकृति द्वारा हमें मिली हुई हैं, जो वस्तुओं के उत्पादन की गतिविधियों में लगे होते हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब हमारा क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। ये लोग प्राकृतिक उत्पादन संसाधित करके नई वस्तुओं के उत्पादन में लगे होते हैं। मतलब कहने का अर्थ, जो प्राथमिक क्षेत्रीय लोग जो प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन की जो गतिविधियां हैं उसमें लगे होते हैं। जैसे कृषि करना, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना, ये सब किसके द्वारा, ये हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली हुई हैं। और फिर जो द्वितीयक क्षेत्र में ये लोग प्राकृतिक उत्पादन को संसाधित करके
नई वस्तुओं के उत्पादन में लगे रहते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें मिली हुई हैं, और मानव क्या है, इनमें हस्तक्षेप करके जो नई वस्तुओं के उत्पादन में लगे होते हैं, जैसे कपड़ा बनाना, चीनी व गुड़ बनाना, भवन निर्माण, डबल रोटी बनाना इत्यादि। मतलब कहने का क्या अर्थ है, मतलब इसका कहने का अर्थ जो प्राथमिक क्षेत्र हैं वो तो हमें प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं, और ये प्रकृति द्वारा जो मिले हैं, प्रकृति द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की गतिविधियों में लगे होते हैं, और जो द्वितीयक क्षेत्र में जो प्रकृति द्वारा हमें उत्पाद मिले हैं उनमें परिवर्तन करके मानव अपने हस्तक्षेप के द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे कि भाई कपड़ा बनाना, क्योंकि देख कपास है, कपास से हमें क्या, कच्चा धागा, रुई मिलती है, फिर उससे हम कच्चे धागे में करते हैं, फिर उससे हम कपड़ा बनाते हैं। फिर जैसे चीनी व गुड़ बनाना, जैसे हमें गन्ना है, गन्ने से हम क्या है, गुड़ या चीनी बनाते हैं। फिर भवन निर्माण इत्यादि, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है, मानव इसमें हस्तक्षेप करके अपने उपयोग में लाता है। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्षेत्र में लगे उत्पादक प्राथमिक और द्वितीयक अक्षेत्रकों के उत्पादकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे जैसे परिवहन, कर्मचारी, डॉक्टर, चिकित्सक, वकील, नाई, धोबी, मोची, मतलब कहने का अर्थ जो तृतीयक क्षेत्र है, जो तृतीयक क्षेत्र में लगे उत्पादक जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के उत्पादनों को जो सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के जो उत्पादों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे परिवहन कर्मचारी, डॉक्टर, चिकित्सक, वकील, नाई, धोबी, मोची
आदि क्या है, ये क्या है, सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अंदर जो तृतीय का क्षेत्र वो है जो प्रथम और द्वितीय मिलकर जो तृतीय का क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसको क्या है, तृतीय का क्षेत्र कहते हैं। मतलब जो तृतीय का क्षेत्र, इसके अंदर क्या है, जो प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्रों में वस्तुओं का क्या है, उत्पादन होता है। जो मैंने अभी बताया, जो तृतीय का क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होता है, और जो तृतीय का क्षेत्र में क्या है, लेकिन जो तृतीय का क्षेत्र में वस्तुओं का जो उत्पादन नहीं होता, यानी प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्रों में क्या है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, और तृतीय का क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। फिर तो जो प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्रों के उत्पादकों को क्या है, सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, चिकित्सक, वकील, नाई, धोबी, मोची, परिवहन कर्मचारी आदि। और इन्हें क्या है, बुनियादी सेवाएं माना जाता है। कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। कृषि एवं उद्योग के विकास से जो परिवहन है, व्यापार है, उसका भंडारण का, जैसे कृषि है, मतलब जो उद्योग स्थापित किए गए हैं, मतलब कृषि से माल जो ढोने के लिए क्या है, परिवहन के साधन की आवश्यकता करती है, फिर इसका वह भंडारण करके इसका व्यापार करते हैं, आदि सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा और ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। मतलब जो प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्र है, जितना अधिक इन प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्रों का विकास होगा, उतनी ही अधिक सेवाओं की मांग बढ़ेगी। और ये तो था हमारा तृतीय का क्षेत्र। अब हम आगे पढ़ेंगे तीन क्षेत्रों की तुलना। जो तीन क्षेत्र हैं उनकी तुलना, जो प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादनों में कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तीन क्षेत्रों जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के जो विविध उत्पादन कार्यों में काफी अधिक मात्रा में क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या है, काम करते हैं। और इसलिए अगले चरण में देखना है कि जो प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। और किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रदान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक जो अपेक्षाकृत क्या है, छोटे आकार के होते हैं। और जो प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, आइए विस्तार से पढ़ें। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद कार्य है, बल्कि एक आश्चर्यचकित भी होंगे कि हमें कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और जो सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके जो मूल्य है, उन मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य कितना, 80,000 रुपये होगा। और 10 रुपये प्रति नारियल की दर से जो 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार जो तीनों क्षेत्रों की जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके मूल्य की गणना की जाती है और बाद में उनका क्या है, योगफल प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखिए कि यहाँ की जो सावधानी बरतने की जरूरत है, जो उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु
की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल जो अंतिम वस्तुएं हैं उनकी सेवाओं की गणना करना ही सही है। जैसे किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मतलब कहने का अर्थ है एक किसान क्या किसी आटा मिल को जो 8 रुपये प्रति किलो यानी 8 रुपये किलो ग्राम की दर से गेहूं बेचता है और मिल में गेहूं की पिसाई होती है। और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है। मतलब किसान से कितने 8 रुपये किलोग्राम से लिया, फिर वो कंपनी के द्वारा क्या है जो मतलब जो बिस्कुट की कंपनी को कितना 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में यानी 15 रुपये प्रति पैकेट यानी एक पैकेट कितने का 15 रुपये। और किसान से वो 1 किलो जो 1 किलोग्राम जो आटा खरीदा गया था वो कितने 8 रुपये। फिर आगे जो क्या है उस मिल ने कंपनी को 10 रुपये में बेचा। फिर आगे जब उसने कंपनी ने बिस्कुट बनाए, बिस्कुट बनाने के लिए जो उसके अंदर चीनी तेल जो भी चीज़ लगती है तो उसके अंदर उसने 4 पैकेट बनाए और 4 पैकेटों की कीमत कितनी 60 रुपये और 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। तब बिस्कुट ही क्या हो गया अंतिम उत्पाद हो गया और वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।